Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanvi and you are watching Sun Non-Stop guys. तो दोबारा से एक नई वीडियो लेकर आ चुकी हूँ और मेरे बस से लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें। पहले मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, पहले लाइक सब्सक्राइब कर दो, या तो मैं भूल जाती हूँ या आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो इसलिए मैं वीडियो के स्टार्ट में ये चीज़ बोल देती हूँ। खैर ये बात तो हो गई। दूसरी चीज़ ये कि आज आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं अपने सेटअप पे क्यों नहीं हूँ, मैं अपने बेड में क्यों, बेड पे क्यों हूँ। एक्चुअली मुझे ना फीवर है, ठीक है, फीवर है। पहले तो 101 102 तक था फीवर, लेकिन फिर मैंने मेडिसिन खाई तो अभी 100 है, मतलब नॉर्मल हो गया, ठीक होगा। लेकिन मेरा दिल नहीं था कर रहा उठ के बैठूँ। मैंने कहा आज यार यहीं पे वीडियो बनाती, बिकॉज मुझे काफ़ी ज़्यादा, मैंने धुरंधर पे भी मूवी क्या बोल रही हूँ, धुरंधर पे वीडियो बनानी थी, ठीक है, वो मैंने बनाई। उसके बाद जो है ना अभी एक न्यू वीडियो की जो है वो मुझे सजेशन आई थी, गौरव ठाकुर ने जो है वो वीडियो लेकर आए हैं। Why is India building a 1.5 lakh crore mega project near पाकिस्तान? भाई अब क्या सीन हो रहा है इंडिया के, मतलब दिमाग में क्या चल रहा है, लाइक इंडिया का क्या प्लान है हमारे अगेंस्ट नेक्स्ट, तो पता चलेगा कि इतना बड़ा महंगा प्रोजेक्ट पाकिस्तान के करीब क्यों। तो खैर पर से वीडियो के चल के देखते हैं, सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा। लेट्स जंप इनटू द वीडियो। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर एक ऐसी चीज बना रहा है जो दुनिया में कोई भी देश नहीं बना पाया। 1.5 लाख करोड़ का एक मेगा प्रोजेक्ट, पेरिस से 5 गुना बड़ा। मगर सबसे वियर्ड बात, सैटेलाइट इमेजेस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कोई मेगा स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि सुनसान रेगिस्तान के बीच छोटे छोटे चेस बोर्ड के बॉक्सेस जैसे माइक्रो स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। बट यही माइक्रो स्ट्रक्चर्स इंडिया के भविष्य का हर 15 मिनट प्रेडिक्ट करने वाले हैं। यहाँ का एक्सेस मिलना एक्सट्रीमली मुश्किल, मल्टीपल सिक्योरिटी लेयर्स, टूरिस्ट नॉट अलाउड, जर्नलिस्ट नो एंट्री विदाउट अप्रूवल। मगर जब हमें एक्सेस मिला तब जाकर समझ में आया कि पूरी कहानी क्या है। इस बड़े से वाइड स्क्रीन को ज़रा देखना, बहुत सारे स्पेस एजेंसीज के भी इतने वाइड स्क्रीन्स नहीं होते। शुरू करने से पहले हम इंडियंस का एक बहुत बड़ा भ्रम टूटना जरूरी है। बताओ एक देश के लिए आखिर सबसे कीमती चीज क्या होती है? पैसा, डेटा या हेल्थ केयर? गलत गलत गलत। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी अपनी सांसें रोकना जरा, बस 5 मिनट के लिए, ओनली 5। क्या कर पाओगे? क्यों नहीं? दिमाग डेड, दिल डेड, बॉडी डेड, क्योंकि हर सांस ATP बनाती है, बॉडी की एनर्जी करेंसी। अब इस एक्सपेरिमेंट को स्केल करो एक पूरे देश पर। 30 जुलाई 2012 इंडिया, एक रात 22 स्टेट्स अंधेरे में, 60 करोड़ लोग विदाउट इलेक्ट्रिसिटी एक साथ। इंसानी इतिहास का लार्जेस्ट ब्लैकआउट। The worst blackout in the history of the planet. More than 600 million people across India was thrown into the dark. 400 ट्रेन रुके, दिल्ली मेट्रो बंद, हॉस्पिटल जनरेटर्स पर, ट्रैफिक सिग्नल्स डेड, वाटर प्लांट्स शट। India, where subways are stopped and no air conditioning in 100-degree weather today. जो ट्रेन जहां खड़ी थी वहीं खड़ी रह गई, रेलगाड़ियों का चक्का जाम हो गया। मगर सबसे डेंजरस हादसा, वेस्ट बंगाल और झारखंड में 200 माइनर्स जमीन के 700 मीटर अंदर फंस गए, गर्मी, घुटन और अंधेरे में विदाउट वेंटिलेशन 8 घंटे। एक स्विच गिरा, देश का पूरा भाग रुक गया, और बस एक रात का लॉस 1000 करोड़ बैकअप सिस्टम्स के बावजूद। 8% नीचे चले गए हैं बाजार, 2% नीचे अगर और जाते हैं, आप देखेंगे आज ट्रेडिंग बंद हो जाएगी 10% पे, और ये गिरावट बढ़ती जा रही है। 2022 में दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी जर्मनी में भी जैसे ही रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ, 24,000 कंपनीज बैंकरप्ट। And nearly 24,000 companies are projected to file for insolvency by the end of this year. जर्मनी G7 का इकलौता देश बन गया जहां पर 2 रिसेशंस आए, जबकि जर्मनी के पास तो बहुत सारा पैसा था, क्योंकि पैसा जिसे हम रियल करेंसी समझते हैं, असल में बस एक अकाउंटिंग सिस्टम है। असली करेंसी एनर्जी होती है जो रियल ट्रांसफॉर्मेशन लाती है। आयरन ओर को स्टील, कॉटन को क्लॉथ, कोड को ऐप, आइडिया को फैक्ट्री, फैक्ट्री को GDP। आप ये वीडियो देख रहे हो, एनर्जी। AC चल रहा है, एनर्जी। UPI पेमेंट हो रहा है, एनर्जी। मेट्रो चल रही है, एनर्जी। आपका दिल धड़क रहा है, एनर्जी। और इसीलिए इतिहास देख लो, हर एक सुपर पावर ने सबसे पहले एक चीज सिक्योर की, एनर्जी। ब्रिटेन ने कोल पकड़ा, रशिया ने बाकू का तेल, और अमेरिका ने अपने सोर्सेस। यहाँ तक कि 1600s का टाइनी देश नेदरलैंड्स भी फंडामेंटली विंड एनर्जी के पावर के बेसिस पर ही दुनिया का रिचेस्ट कंट्री बन पाया। हिस्टोरिकली हमेशा एनर्जी पहले सिक्योर हुआ और फिर ही एम्पायर स्केल हो पाया। ये कहानियां नहीं, फंडामेंटल फिजिक्स है। मगर इंडिया
इंडिया ने यही इम्तिहान अब तक पास नहीं किया है। इनफैक्ट 17वीं सदी में इंडिया सोने की चिड़िया से एक स्ट्रगलिंग देश इसीलिए बना क्योंकि एक बड़ा रीजन यही था कि हमने एनर्जी की जगह पर कपड़ों और मसालों की ट्रेडिंग पर ज्यादा ध्यान दिया, जबकि वेस्ट ने कोल पर। और नतीजा 1750 से 1900 तक इंडिया का वर्ल्ड इंडस्ट्रियल आउटपुट में कंट्रीब्यूशन 25% से सीधा 2% हो गया। लेकिन वहीं पर यूके का इंडस्ट्रियल आउटपुट इसी सेम टाइम पीरियड में ग्लोबल कंट्रीब्यूशन का 23% से 62% हुआ। और आज इंडिया लाखों करोड़ों के चेक्स लिख रहा है हर साल दुनिया भर में। 89% क्रूड ऑयल इंपोर्टेड, मोस्टली रशिया और इराक से। 50% नेचुरल गैस इंपोर्टेड, मोस्टली कतर से। 23% कोल इंपोर्टेड, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया से। 60% एलपीजी इंपोर्टेड, यूएई और वेस्ट एशिया से। क्यों? क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ग्राउंड लेवल पर इंडिया का एनर्जी कंजम्पशन पैटर्न जरा देखना। हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑयल पर चलता है, कुकिंग एलपीजी पर, इंडस्ट्रीज गैस पर और पावर प्लांट्स कोल पर। इंडिया पूरी दुनिया का 3rd हाईएस्ट एनर्जी कंज्यूमर और इंपोर्टर है। हम एक नहीं 4 अलग अलग फ्यूल सोर्सेस पर फ्रैगमेंटेडली डिपेंडेंट है। और नेचुरली अगर हम 4 अलग फ्यूल्स के लिए 4 अलग परमानेंट सॉल्यूशंस ढूंढने जाए तो एनर्जी इंडिपेंडेंस कैसे पॉसिबल हो पाएगा? और इसीलिए ये सवाल इनएविटेबल था कि चारों फ्यूल लेवल प्रॉब्लम्स का एक तोड़ आखिर क्या हो सकता है? वेल, एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का फिजिक्स काफी इंटरेस्टिंग है। ये खुद में कोई फ्यूल नहीं है, बट एग्जैक्टली फ्यूल का ही काम करती है। जैसे इंग्लिश एक ऐसी यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो मोस्ट ऑफ देशों में यूज की जाती है, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा यूनिवर्सल एनर्जी कैरियर है जो मोस्ट ऑफ एप्लीकेशंस में यूज किया जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी इंडिया की वो कॉमन एनर्जी करेंसी बन सकती है जिसे हर किस्म के फ्यूल्स से प्रोड्यूस भी किया जा सकता है और हर जगह पर यूज भी हो सकती है। मगर यहां पर भी आंसर इतना इजी नहीं है। आज हम ऑलरेडी दुनिया के 3rd लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर तो है ही, मगर आईईए की रिपोर्ट के हिसाब से अगले कुछ सालों में इंडिया को एक पूरे डेवलप्ड देश यूके जितनी डिमांड तो सिर्फ एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ेगी। अपनी जिंदगी को ही देख लो। आपका अगला फोन बिगर बैटरी, आपकी अगली गाड़ी इलेक्ट्रिक, आपका अगला ऑफिस एआई पावर्ड, आपका अगला हॉस्पिटल ऑटोमेटेड, अगला शहर आईटी हब। इंडिया हेवीली इलेक्ट्रीफाई हो रहा है। बट वेट, देयर इज मोर। पेरिस एग्रीमेंट में इंडिया ने कॉन्फिडेंस के साथ ये कमिट कर दिया है कि 2030 तक हम टोटल पावर कैपेसिटी का आधा हिस्सा नॉन फॉसिल सोर्सेज से जनरेट करने लगेंगे। India pledged that by 2030, half of its energy will come from renewable resources. अब ये सुनने में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। क्या ये सिर्फ कॉन्फिडेंस में आकर कह दिया इंडिया ने? क्या ये हमारे देश में स्ट्रक्चरली पॉसिबल भी है? कैसे पैदा होगी इतनी सारी क्लीन और सस्ती बिजली बड़े स्केल पर, वो भी हर साल इंडिपेंडेंटली? फिलहाल हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं, जैसे न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी पावरफुल है लेकिन स्लो, एक्सपेंसिव और कॉम्प्लेक्स है। India has no choice but to use coal for much of its base load powers. Nuclear is an option, but the cost will be twice in terms of energy. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्लीन है मगर एक्सट्रीमली स्लो अप्रूवल्स और स्केल। मगर यहीं पर आयरनी देखना, जिस एनर्जी के लिए हम लाखों करोड़ के चेक्स लिख रहे हैं उसका रॉ मटेरियल हमारी जमीन पर रोज बरसता है फ्री में, बिना इनवॉइस, बिना सैंक्शंस के। सनलाइट 8.3 बिलियन लोग पूरे एक साल में जितनी एनर्जी यूज करते हैं उतनी एनर्जी सूरज सिर्फ 1 घंटे में पृथ्वी पर बरसाता है। और इंडिया का लोकेशन देखो, मस्त ट्रॉपिक में बैठा हुआ देश है। ज्योग्राफी ने इंडिया को एक हिडन सुपर पावर दी है। इंडिया को दुनिया के 90% हिस्सों से ज्यादा सोलर इरेडियंस यानी सनलाइट मिलती है। मगर इससे पहले कि आप अंधाधुंध खुश हो जाओ, यहीं पर आपका एक और एक इल्यूजन टूटेगा। इंडिया जैसे जायंट सिविलाइजेशन को रॉ सनलाइट नहीं चाहिए, कंट्रोल्ड रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और दोनों में बहुत फर्क होता है। ये एक ऐसी इंजीनियरिंग की जंग है जिससे पूरी दुनिया स्ट्रगल कर रही है। अमेरिका ने मोहावी डेजर्ट में सोलर फार्म्स की बाजी लगाई। हार्श वेदर और अनसस्टेनेबल इकोनॉमिक्स ने उसे तोड़ दिया। $2.2 billion solar plant in California that had to close after years of wasted money. $2.2 billion for something that only works 17% of the time is a colossal failure. नॉर्थ अफ्रीका ने सहारा में डेजर्ट एक बनाया यूरोप तक पावर सप्लाई करने के लिए। आज क्लोजर की कगार पर है। सनलाइट वहां पर भी थी
मगर उसे रिलायबल सिविलाइजेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में कन्वर्ट नहीं कर पाए। Hailed as one of clean energy's brightest hopes, the 400 billion euro price tag scared off investors as the things went from bad to worse. Today, only 3 of the former 20 shareholders are left. और यही इंडिया का असली एग्जाम है। क्या इंडिया अपने रेगिस्तान को देश का पावर बैंक बना सकता है? और क्या इस पावर बैंक से अपने अगले दशक की धड़कन को सिक्योर कर सकता है? इसी एग्जैक्ट सवाल का जवाब जानने मैं आया हूं इंडिया के सबसे एक्सट्रीम जगह कच्छ के रेगिस्तान में, जहां बिल्ड हो रहा है अडानी खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बाय गौतम अडानी ग्रुप। 538 स्क्वायर किलोमीटर्स, पेरिस से 5 गुना बड़ा, 6 करोड़ सोलर पैनल्स, 770 विंड टर्बाइंस और हर टर्बाइन 5.2 मेगावाट एनर्जी, दुनिया के सबसे पावरफुल ऑनशोर टर्बाइंस में से। टारगेट 30 गीगावाट्स एनर्जी। जब पूरा बनेगा ये अकेला प्रोजेक्ट पूरे स्विट्जरलैंड, चिली, बेल्जियम जैसे कंट्रीज को पावर कर सकता है। लेकिन मेरा असली सवाल ये था, ये इतना बड़ा इंफ्रा ग्राउंड रियलिटी में रिलायबली काम भी कर रहा है या बस ये एक जायंट बाजी है जैसे मोहावी और सहारा में भी लगी थी? क्योंकि खावड़ा का असली दुश्मन कोई और नहीं, खावड़ा खुद है। ये इंडिया के सबसे होस्टाइल जगह पर बन रहा है, कच्छ के रेगिस्तान में। दिन में तापमान 50 डिग्री सी के ऊपर, 60 से 80 के ऊपर सोलर पैनल्स ऐसे बन जाते हैं। यहाँ पर पैनल्स को 25 साल तक काम करना है। फिर ये खुला मैदान है तेज हवाओं वाला, और यहाँ की मिट्टी लूज और नमकीन, डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन। इमेजिन अगर हर घंटे करोड़ों पैनल्स पर 1 मिलीमीटर डस्ट चिपक जाए तो ये सेल्स सनलाइट कैसे एब्जॉर्ब करेंगे? अमेरिका के मोहावी डेजर्ट का यही फेलियर पॉइंट बना था। और वॉशिंग का भी सवाल नहीं, क्योंकि कच्छ दुनिया के ड्राइएस्ट सॉल्ट डेजर्ट में से एक है। ऊपर से मौसम मूडी तो ग्रिड भी अनस्टेबल, रात हो जाए या बादल जम जाए तो क्या? द इंडिपेंडेंट की न्यूज रिपोर्ट ने तो कच्छ की जमीन को इम्पॉसिबली फ्लैट सॉल्टी ग्राउंड, अ नो मैन्स लैंड वेयर नॉट इवन अ सेल फोन सिग्नल कैन रीच कहा। ये कोई नॉर्मल इंजीनियरिंग चैलेंजेस नहीं है, ये लिटरली एक हार्श जमीन पर कांस्टेंट सर्वाइवल स्ट्रगल है। और जब बात सर्वाइवल की आती है तो इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के लॉजिक से पहले ऑर्गेनिज्म का लॉजिक यूज होता है। खुद को ही देख लो, आपका बॉडी कितना ब्यूटीफुली डिजाइंड है आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से एडेप्ट कराने के लिए। या पहाड़ों में सर्वाइव कर लेता है तो पोलर बेयर नॉर्थ पोल पर, कैमल रेगिस्तान पर। ये जीव कोई एक पार्ट से बने हुए जीव नहीं है, बल्कि डिफरेंट ऑर्गन्स के बने हुए ऑर्गेनिजम्स हैं। और इसी चीज से अडानी खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क इंस्पायर हुआ और समझा कि गुड इंजीनियरिंग नेचर को चैलेंज नहीं करती, बल्कि नेचर के लॉजिक को कॉपी करती है। जिस लॉजिक को यूज करके देखना, अब तक यहाँ पर 9.4 गीगावाट्स की एनर्जी कैपेसिटी ऑलरेडी इंस्टॉल भी हो चुकी है। जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट 1 से 1.5 गीगावाट्स प्रोड्यूस करता है, लेकिन एट दिस मोमेंट ये एक न्यूक्लियर पावर प्लांट से 8 गुना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। दूर दूर तक देखना, जहाँ तक भी आपकी नजरें जा रही है, क्षितिज पार जहाँ तक नजरें जा रही है, सिर्फ उतना एरिया है जो 2 गीगावाट्स इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहा है। इससे 4 गुना जो ज़मीन है जहाँ पे ये सोलर सेल्स को प्लांट किया गया है, वो दिख ही नहीं रहा हमें, और इससे भी 3 to 4 टाइम्स और ज़्यादा आने वाला है। Things are much beyond it. So we're already 4 times bigger than what we've commissioned. 4 times what we can bigger than what we can see. मतलब ये पेपर पर ड्राइंग नहीं, ग्राउंड पर ग्रो हो रहा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास अपने खुद के ऑर्गन्स हैं। ऑर्गन नंबर 1 स्किन, सोलर पैनल्स विथ ट्रैकर्स, मगर आम पैनल्स नहीं, डबल फेस्ड, जो 30% ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं। और जिस तरह एक सनफ्लावर सूरज की रोशनी की तरफ मूव करता है, ये पैनल्स भी लिटरली सन को 180 डिग्रीज चेस करते हैं, यहाँ तक कि नीचे से रिफ्लेक्टेड लाइट भी कैप्चर करते हैं। सन का डायरेक्शन वहाँ पे है, तो इसीलिए आप देखोगे इसका जो मुंह है ये इस तरफ है, बट यहाँ पे पीछे साइड ना हिंजेस लगे हुए हैं, और वो हिंजेस एल्गोरिदमिकली कंट्रोल्ड है। सो बेसिकली अगर सन वो साइड होगा तो इनका जो डायरेक्शन होगा ये ऑटोमेटिकली इसकी जगह पे ऐसा हो जाएगा। मतलब खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क सनलाइट का वेट नहीं करता, सनलाइट को हंट करता है। ऑर्गन नंबर 2 इम्यून सिस्टम, वाटरलेस रोबोटिक क्लीनिंग। धूल और गंदगी सोलर पैनल्स के लिए मिट्टी नहीं, वायरस है जो स्लोली ब्लैकआउट कॉज करती है। 1 मिलीमीटर की डस्ट लेयर पैनल्स की एफिशिएंसी को 30% गिरा देती है। हर पैनल पर मिट्टी की पतली सी लेयर और कई घरों की रोशनी खतरे में। खावड़ा के स्केल पर ये शहरों का ब्लैकआउट है।
अगर खावड़ा पानी से क्लीन करता तो साल के 1700 मिलियन लीटर्स पानी वेस्ट होता। ये बेसिकली एक मॉरल फेलियर होता और इसीलिए खावड़ा के इम्यून सिस्टम में बिना एक बूंद पानी रोबोट्स डस्ट से लड़ते हैं हर कुछ मिनट्स में और उसी सोलर एनर्जी से खुद को सेल्फ चार्ज भी करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो ये रोबोटिक है बिकॉज तो इसको इतना साफ बड़ा करने ये के फार्म लिए है कि क्या यहाँ पे करना कोई पड़ता होज लेकर पानी नहीं डाल सकता और पानी से नहीं धोया जा सकता इसे और पानी भी बहुत ज्यादा वेस्ट होगा तो इसलिए ये ऑटोमेटिकली क्लीन होता है। ये है खावड़ा का इम्यून रिस्पॉन्स। ऑर्गन नंबर 3 बोन्स, स्टोन कॉलम्स और कोरोजन प्रोटेक्शन मटेरियल्स हैं। कच्छ की लूज जमीन और नमकीन मिट्टी नॉर्मल स्टील को अंदर से खा जाएगी और इसीलिए इंजीनियर्स ने डेजर्ट के अंदर स्टोन कॉलम्स डाले, लूज सॉइल को लोड बेयरिंग फाउंडेशन में बदला और कोरोजन रेसिस्टेंट मटेरियल से सॉल्ट के अटैक को स्लो किया। इस तरह से इन्होंने अपना एक स्ट्रॉन्ग एक्सोस्केलेटन बनाया। ऑर्गन नंबर 4 ब्रेन, जो है इसका AI पावर्ड कंट्रोल रूम। खावड़ा के बीच में एक कंट्रोल रूम है, बाहर से बिल्डिंग, अंदर से ब्रेन। हर पैनल, इन्वर्टर, विंड टरबाइन और ग्रिड डेटा मॉनिटर यहाँ से होता है। लेकिन सिर्फ मॉनिटरिंग काफी नहीं है, एनर्जी में प्रॉब्लम दिखने के बाद रिएक्ट करना लेट हो जाता है और इसीलिए खावड़ा प्रेजेंट में नहीं जीता बल्कि 15 मिनट्स फ्यूचर में जीता है। वेदर फोरकास्ट, सैटेलाइट इमेजरी, विंड स्पीड, प्लांट डेटा, सब कुछ AI मॉडल प्रेडिक्ट करता है। देखो सारे पैरामीटर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है आपको दिख रहा है, ट्रांसफॉर्मर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, एवरीथिंग यू कैन सी ओवर हियर। एंड यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ है वो बेसिकली कंट्रोल भी कर सकते हैं। सो एक रियल टाइम ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है और गीगावाट्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। सिस्टम लिटरली प्रेडिक्ट करता है अगले 15 मिनट में धूप कितनी होगी, हवा कितना होगा, आउटपुट स्पाइक होगा या फिर ड्रॉप। ये दिमाग फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है ताकि इंडिया का प्रेजेंट स्टेबल रह सके। ऑर्गन नंबर 5 स्टमक। इसका स्टमक है ये लार्ज बैटरीज का रिजर्वर। सोलर एनर्जी बेस्ड सिस्टम्स का सबसे वल्नरेबल समय होता है रात, जब एनर्जी प्रैक्टिकली जीरो जनरेट होती है। बट हॉस्पिटल्स और शहर रात में बंद नहीं हो जाते और इसीलिए दिन में एक्स्ट्रा पावर जनरेट होती है जो बैटरीज में स्टोर हो जाती है। तो जैसे ही सोलर सेल्स में ये जो सनलाइट है ये पड़ती है तो वैसे ही वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है DC करंट के रूप में, जहाँ से फिर बाद में उसको AC में कन्वर्ट करके यहाँ पे स्टोर किया जाता है। प्लस खावड़ा का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यहाँ पर सबसे बड़ा एडवांटेज बन जाता है जो है हवाएं, क्योंकि देखो ये मैसिव विंड मिल्स और किस लिए है, दिन में सोलर शिफ्ट और रात में विंड शिफ्ट। जस्ट टू पुट इनटू पर्सपेक्टिव कितना ह्यूज है ये, इट्स अनबिलीवेबली ह्यूज। खावड़ा एक सोर्स पर गैम्बल नहीं कर रहा बल्कि एनर्जी रिडंडेंसी बना रहा है। और फाइनली ऑर्गन नंबर 6 आर्टरीज, जो है इसके सब स्टेशंस और ट्रांसमिशन लाइंस। पावर डेजर्ट में बन गई बट इंडिया डेजर्ट में नहीं रहता। इंडिया घर, हॉस्पिटल्स, फैक्ट्रीज और शहरों में बसता है। अगर बिजली खावड़ा में बनकर वहीं पर अटक जाती तो ये मिरेकल नहीं म्यूजियम बन जाता। और इसीलिए सब स्टेशंस इलेक्ट्रिसिटी को कलेक्ट और स्टेबलाइज करते हैं। ये एक बार में 4500 MVA एनर्जी स्टोर करते हैं। ट्रांसमिशन लाइंस डेजर्ट के इलेक्ट्रॉन्स को इंडिया के इंटीरियर्स तक लेकर जाती है। पहले फेज में यहाँ पर एक लाइन 3 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट कर रही है। एनर्जी तब तक पावर नहीं बनती जब तक एंड यूजर तक ना पहुंच जाए। सही बात। सो क्या कहानी यहाँ पर खत्म? खावड़ा ने कच्छ के रेगिस्तान पर काबू पा लिया है? वेल, तो आपने एक बड़ा ब्लाइंड स्पॉट मिस कर दिया। अगर इस ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन्स ही इंडिया के कंट्रोल में ना हो तो ये किस काम का? अगर पैनल्स ही बाहर से आए, सेल्स बाहर से आए, वेफर्स भी बाहर से आए, मशीन्स भी बाहर से आए, तो क्या ये ऑर्गेनिज्म ट्रूली इंडियन है? एनर्जी इंडिपेंडेंस का असली मतलब सिर्फ इंडिपेंडेंट बिजली प्रोड्यूस करना नहीं होता, बल्कि उस पूरे इकोसिस्टम को कंट्रोल करना होता है जो बिजली को प्रोड्यूस और स्टेबल रखे। सो क्या इंडिया अब ऑयल डिपेंडेंसी से सोलर डिपेंडेंसी की तरफ जा रहा है क्या? वेल, यहीं पर अडानी खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क की कहानी मुंड्रा से कनेक्ट होती है। खावड़ा इंडिया का एक एनर्जी ऑर्गेनिज्म है, एग्रीड, बट हर ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंटली सिर्फ तभी ही सर्वाइव और इवॉल्व कर पाता है जब उसके पास एक क्रिटिकल चीज होती है, एक इंटेलिजेंट ब्लूप्रिंट, DNA। जैसे DNA डिसाइड करता है एक ऑर्गेनिज्म का डिजाइन, रिपेयर, ग्रोथ और एवोल्यूशन, खावड़ा का DNA बिल्ड हो रहा है गुजरात के मुंड्रा में एक एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। अडानी मुंड्रा सोलर टेक्नो पार्क लिमिटेड फैसिलिटी ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, ये इंडिया की कोशिश है सोलर वैल्यू चेन को अंदर से कंट्रोल करने की।
सिलिकॉन इनलेट्स, वेफर्स, सेल्स, मॉड्यूल्स, पैनल्स जो पहले अलग अलग कंट्रीज से खरीदे जाते थे, आज इंडिया इस चेन को अपने अंदर ही क्लोज करने की कोशिश कर रहा है। 2021 में इंडिया सिर्फ 8 गीगावाट सोलर मॉड्यूल्स बनाता था। 2025 में 144 गीगावाट, 12 गुना का जंप। और सोलर इंपोर्ट्स FY24 में 4.3 बिलियन के, FY25 में 2.1 बिलियन हो गए। आधे बिना शोर के, बिना हेडलाइंस के इंडिया एक साइलेंट ट्रांजिशन कर रहा है इंपोर्टर से मैन्युफैक्चरर का। सोलर प्लांट के अलावा अडानी मुंड्रा प्लांट में विंड टर्बाइंस भी बनते हैं और इसीलिए खावड़ा प्लांट में मुंड्रा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इस वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रीन्यूएबल एनर्जी पार्क में विंड टर्बाइंस भी इंपोर्ट नहीं करने वाले हैं। पूरे प्रोजेक्ट के लिए लगने वाला विंड टर्बाइंस मुंड्रा से ही सप्लाई होने वाला है। और ये कदम इंडिया को एक असेंबलर से इनोवेटर बना पाएगा, मोटिवेशनली नहीं, स्ट्रक्चरली। लेट मी एक्सप्लेन। हम इंडियंस ना इनोवेशन के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल गलत समझते हैं। हमें लगता है इनोवेशन का मतलब कोई जीनियस आइडिया, बिल्कुल गलत। इनोवेशन का मतलब होता है फास्ट फीडबैक लूप्स। आइडिया है, एक्शन लिया, डेटा फीडबैक मिला, फीडबैक इंप्लीमेंट किया, नेक्स्ट वर्जन रेडी। ये लूप जितना फास्ट घूमे उतना फास्ट हमारा इनोवेशन होता है। मगर ये तब पॉसिबल है ना जब सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, कंट्रोल रूम, मेंटेनेंस, ट्रांसमिशन, डेटा फीडबैक, ये सब उस लूप के क्रिटिकल एलिमेंट्स हमारे हाथ में। और जब ये आ जाए तो देश सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बनाता बल्कि इनोवेटिव कैपेबिलिटी बनाता है जो हमेशा स्प्रेड और कंपाउंड होती है। और इसीलिए खावड़ा कई सारे इंडियन इंडस्ट्रीज के इनोवेशन लूप्स वो भी फास्ट करेगा, एनर्जी और टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स को क्लियर करके। और यही खावड़ा को ट्रूली इंपॉर्टेंट भी बनाता है। खावड़ा का रियल मिरेकल 6 करोड़ सोलर पैनल्स बिठाना नहीं है बल्कि एक होस्टाइल डेजर्ट में एक फुल स्टैक एनर्जी इकोसिस्टम बिल्ड करने की हिम्मत दिखाना है, जो एक जायंट सिविलाइजेशनल बाजी है और जो शायद इंडिया के अगले दशक को पावर करने की धड़कन भी बनेगी। ओके गाइस, ये थी सारी वीडियो। बट इस वीडियो के अंदर मुझे इस चीज़ का जो है वो आंसर नहीं मिला कि क्यों पाकिस्तान के करीब जो है वो इतना मतलब ये सारा सिस्टम बन रहा है, और ये इस चीज़ का आंसर नहीं मिला। बाकी ओवरऑल वीडियो देखी जाए, या देखो कि 1947 के अंदर इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन होगी सब कॉन्टिनेंट की, वो भी मतलब ज़ीरो से उन्होंने भी हर चीज़ को शुरू किया, ज़ीरो से हम लोगों ने भी शुरू किया। सेम ईयर्स उनके पास थे, सेम ईयर्स, सेम चीज़ें, हर चीज़ हमारे पास थी। बट वेयर वी आर राइट नाउ, तो एक क्वेश्चन है मेरा कि हम कहाँ पे चले गए और वो देखे कहाँ पे चले गए, वो चांद पे चले गए। अच्छी उन्होंने जो है वो इनोवेटर बन गए, ठीक है। असेंबल नहीं करते, हम लोग गाड़ियाँ भी असेंबल करते हैं और हमारे पास इसलिए यहाँ पे गाड़ियाँ भी ज़्यादा महंगी हैं। हमारे यहाँ पे लोड शेडिंग इस टाइम बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल बहुत महंगा है, और जो है वो देखिए इलेक्ट्रिक कार, स्कूटर्स वगैरह बना रहे, अपने लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। बट यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। वो इस चीज़ के ऊपर ओवरकम करने के लिए देखो उन्होंने इतना बड़ा प्लांट जो है वो रेगिस्तान के अंदर लगा दिया, जहाँ पे जो है वो एक चीज़ था कि ये उस एक चीज़ को उन्होंने रद्द कर दिया था कि ये चीज़ जो है वो हो ही नहीं सकती, मतलब यहाँ पे कोई इंसान रह ही नहीं सकता। और ऊपर से वो उन्होंने इस तरह के वो इलेक्ट्रिक वो क्या उसे कहते हैं, सोलर पैनल प्लेट्स लगाई हैं इस तरह की उन्होंने कि वो खुद ब खुद साफ़ होती हैं, क्योंकि वहाँ पे विंड ऐसी है, वहाँ पे रेगिस्तान है। और फिर उन्होंने हर चीज़ को जो है वो बैलेंस किया, हर चीज़ के लिए उनके पास दिमाग था कि किस तरह से हम रेगिस्तान के साथ लड़ सकते हैं और किस तरह से हम अपने काम को जो है इस रेगिस्तान के अंदर से शुरू कर सकते हैं। मतलब एक इंसान के अंदर दिमाग होता है ना, तो कुछ भी कर सकता है। आइडिया जो है वो आइडिया अच्छा होना, तो इंसान उन चीज़ों को आगे जो है वो प्रोसीड करता रहता है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि देखो यार, हमारी साथ की कंट्री है, ठीक है, इतनी तरक्की, इतनी सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं, और हम यहाँ पे IMF से के पास मतलब जाते हैं तो फिर ही जो है वो मुल्क चलता है। खैर मेरी तो यही दुआ है कि हमारी कंट्री भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे, इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो है वो हमारी कंट्री के अंदर भी आएँ। और मैं पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स देखना चाहती हूँ। अगर पाकिस्तान के करीब ये प्रोजेक्ट लगा तो यार, अगर अच्छे हमारे तल्लुकात होते तो हम उनसे उन्हीं मतलब सोलर पैनल्स के ज़रिए जो है हम अपनी कंट्री के अंदर भी बिजली ले सकते थे, बिकॉज वो कह रहे थे कि 2 कंट्रीज़ को वो बिजली प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब इतना बड़ा सोलर पैनल सिस्टम उन्होंने वहाँ पर लगाया कि अभी उनके पूरे वो उसके अंदर भी नहीं था, रहा कैमरा के अंदर भी ना। तो मतलब अगर अच्छे हमारे तल्लुकात उनके साथ होते तो हम उनसे बिजली भी ले सकते थे ना। मतलब
इस तरह ये है। लेकिन खैर हम अपनी कंट्री के लिए भी प्रे करते हैं कि यार हमारी कंट्री भी तरक्की करे, बिकॉज हमें अपनी कंट्री से प्यार है। लेकिन जब देखते हैं कि हमारे साथ की नेबर की कंट्री जो है वो ठीक है इतनी तरक्की कर रही है और स्टिल हम उसी चीज़ के ऊपर अंदर स्ट्रक हो गए हैं और आटा रोटी कपड़ा मकान के अंदर, तो दुख भी होता है यार। तो गाइस आप लोगों का क्या कहना है, जो कमेंट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। चलिए गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।